Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे जी, कॉम्प्रेशन मेंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। कॉम्प्रेशन मेंबर में हम लोगों ने एक्सियली लोडेड कॉलम को समझ लिया, उससे रिलेटेड सारे डिजाइन के प्रॉब्लम भी बना लिए। आज स्टड का हम लोग आखिरी सवाल बनाएंगे और ये है डिजाइन का सवाल। मैंने कहा था एक सवाल एनालिसिस का ले लेंगे और एक सवाल डिजाइन से ले लेंगे। तो बिना टाइम को गवाए आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन जो है वो अनाउंस हो चुका है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जाम से पहले जो है वो सिलेबस को कंप्लीट कर दूं। मेरी भी नजर है सिलेबस के ऊपर और एग्जाम के ऊपर, इसीलिए आप ना घबराएं, आप बस पढ़ना स्टार्ट करें। आप जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा, उम्मीद करता हूं मैं कि आपके एग्जाम से पहले जो है वो हमारा पूरा का पूरा जो डीएसएस का सीरीज है आपके सिलेबस के हिसाब से वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन जब सामने आ गया तो आपको क्या करना है जी, क्वेश्चन से करना है बात। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, डिजाइन अ डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्टड। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, आपको स्टड तो डिजाइन करना है लेकिन कैसा, डबल एंगल, और साथ में कैसा होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। टू कैरी अफेक्टेड लोड, पहले ही बता दिया भाई, फैक्टेड लोड है 135 किलो न्यूटन का। द सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द स्टड, देखिए लेंथ भी हमको बता दिया सेंटर टू सेंटर। द एंगल आर प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट। ठीक है, एंगल कैसे प्लेस किया, क्या है, बैक टू बैक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट। तो सवाल बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है और इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए मैं कर दूं खुद को गायब। अब देखिए, जो जो चीजें पहले हमको दी हुई है ना उसको लिख लेंगे हम लोग, जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं। ठीक है, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको देखिए दिया हुआ क्या है। देखिए P की वैल्यू आपको गिवन है ना, लोड आपको गिवन है, कितना है 135 किलो न्यूटन, ये आपको गिवन लोड है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल 135 इंटू 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा जी, न्यूटन। किलो न्यूटन को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिया, न्यूटन में। लेंथ देखिए हमारे पास कितना गिवन है, लेंथ है हमारे पास गिवन 3 मीटर। देखिए लिखा हुआ है सेंटर टू सेंटर लेंथ 3 मीटर को हम लोग क्या कर दे, फिर हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 3,000 mm। देखिए आपके एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल आएगा, सबसे पहले काम क्या कीजिएगा कि यूनिट को कन्वर्ट कर लीजिएगा। सारे यूनिट को लेकर के आइएगा, जो फोर्स है, लोड है, वो सबको न्यूटन में लेकर के आइए और जो लेंथ वगैरह दिया हुआ है उसको आप लेकर के आइए एमएम में, तब जाकर के जो है काम आसान हो जाएगा। देखिए हमारे पास तो एक फॉर्मूला है ना पहले से, क्या फॉर्मूला है, पीडी इज इक्वल टू AE इंटू एफसीडी। सारे डिजाइन कॉम्प्रेशन मेंबर का डिजाइन क्या है, बिल्कुल प्रोटोटाइप सवाल है, सब में एक ही तरह का अप्रोच रखना, इसीलिए ये आसान हो जाता है। देखिए यहां जो एफसीडी है ना, यहां पर एफसीडी जो है वो हम लोग एज्यूम कर लेंगे। आपको याद होगा एक्सियली लोडेड कॉम्प्रेशन मेंबर में भी हम लोगों ने एफसीडी को क्या किया था, एज्यूम कर लिया था। लेकिन स्टड के केस में मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि एफसीडी को जो एज्यूम कीजिएगा, क्योंकि देखिए आईएएस कोड में एफसीडी कितना लेना है ये नहीं लिखा गया है। तो क्या है कि लोगों ने अपने हिसाब से थंब रूल बना रखा है, तो मैं भी आपको जो है एक डेटा दे देता हूं कि 60 से लेकर के 120 के बीच में आप क्या कीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा। किसकी वैल्यू, एफसीडी की वैल्यू। यहां से बहुत ज्यादा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए डिजाइन प्रॉब्लम में हम लोग तो एज्यूम तो कर ही सकते हैं ना, बस क्या करना पड़ता है, लास्ट में जाकर के क्रॉस चेक करना पड़ता है। ये कोई बहुत बड़ा पाप का काम नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके बीच में स्टड के केस के लिए आपको इसके बीच में एज्यूम कर लेना है। अब यहां से आपको एक चीज याद आ रही होगी कि आपने जो लास्ट क्लास में एज्यूम किया है किसके लिए, एक्सियली लोडेड कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए मैंने आपको बताया था, वो डेटा आपको मैंने बताया था, कितना बताया था जी, 120 से लेकर के 160 ना। तो बस ये याद रखिएगा कि 120 से लेकर 160 तक एक्सियली लोडेड कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए होगा, और स्टड को अगर डिजाइन करना है तो 60 से लेकर के 120 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन कर लेंगे। बहुत आसान सा डेटा याद रहेगा। अच्छा, इसमें हम लोग कुछ, जब ये काम हम लोग इतना कर ही सकते हैं तो यहां पर हम लोग क्या करें, एज्यूम कर ले, एज्यूम एफसीडी कितना कर लूं मैं कर लेता हूं 60 है ना, 75 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर। चलिए ठीक है जी, 75 जो है हम लोगों ने न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर एज्यूम कर लिया। तो अब देखिए यहां से हम एरिया रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं ना, एरिया रिक्वायर्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लोड हमको गिवन है 135 इंटू 10 टू द पावर 3, एफसीडी हम लोगों ने अभी तक एज्यूम कर लिया है ना 75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा 1800 एमएम का स्क्वायर। अच्छा, यहां पर जो है आपके स्टील टेबल में या फिर आपको SP6 में ये जो डेटा है, जो सेक्शनल एरिया का डेटा गिवन है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो आप इसको यहीं पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि गलती होने के चांसेस कम हो। अच्छा जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्टड है ना। तो डबल एंगल का मतलब क्या है कि एक एंगल कुछ इस तरह से लगा होगा और बीच में होगा कोई एक गसेट प्लेट, ये कोई एक प्लेट है जिससे कि दोनों ही एंगल जुड़ा हुआ है।
तो आपको अब जो सेक्शन चूज करना है, आप जाकर के स्टील टेबल में या फिर SP6 में जो सेक्शन चूज कीजिएगा वहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको डबल एंगल सेक्शन ही चूज करना है, ठीक है। तो ये काम आसान हो जाएगा। लास्ट पेज में देखिएगा आपके स्टील टेबल पर, या फिर आप SP6 यूज कर रहे हो तो मैं पेज नंबर बता ही दे रहा हूं। स्टील टेबल का पेज नंबर मैं इसीलिए नहीं बताता हूं क्योंकि स्टील टेबल हर एक पब्लिकेशन का क्या होता है, पेज नंबर में डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए मैं नहीं बताता हूं। मैं क्या है कि आपको बता देता हूं सीधा SP6 का, जो कि क्या है अपने लिए ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सारे स्टील टेबल SP6 से ही लेकर के बनाए गए हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ एरिया, सिलेक्शन ऑफ एरिया। क्या ध्यान रखना है कि आपने जो एरिया रिक्वायर्ड की वैल्यू निकाली है 18 सेंटीमीटर है ना, आपके लिए एरिया रिक्वायर्ड यहीं पर लिख लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो जाए कहीं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इससे बड़ा एरिया चूज करना है, और कैसा चूज करना है, डबल एंगल सेक्शन वाले में। तो देखिए मुझे जो दिखा वो दिखा SP6 में, मैं जब गया पेज नंबर 1 में, मैंने SP6 जो है वो दे दिया है आप लोगों को वीडियो में, ठीक है, वहां से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं ताकि आपको क्या होगा कि अपने स्टील टेबल में ढूंढने में आसानी होगी। पेज नंबर 98 में मुझे दिखा SP6 पार्ट 1 में, ठीक है, ये पार्ट 1 है, उसके पेज नंबर 98 में मुझे दिखा, क्या दिखा, 2ISA कितना 65 इंटू 65 इंटू 8 mm। इसका मतलब क्या है, मैंने इक्वल एंगल सेक्शन को चूज किया है 65 इंटू 65। अगर ये अनइक्वल रहता तो यहां डेटा जो है ये दोनों एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग रहता है, ठीक है। देखिए यहां पर जो दिया हुआ है गिवन है वो AE इक्वल टू दिया हुआ है 19.52 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख लेते हैं, mm में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 1952 mm का स्क्वायर। लेकिन आपको एक बात पता होगा, आपने अगर डिजाइन देखा होगा कि इसका एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये AE आप तभी चूज कर सकते हो जब आप अपने सेक्शन को क्लासिफाइड कर लो और बता दो कि वो आपके सेमी कॉम्पैक्टेड रीजन में आ रहा है, यानी टेबल नंबर 2 पेज नंबर 18 IS कोड का यूज करके। अभी हम लोग सिर्फ डेटा को लिखते हैं, फिर हम लोग चेक भी करेंगे, है ना, कि इसको हम लोग आगे फर्दर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वैसे रेयर चांस होते हैं यहाँ पर फेल होने का। अच्छा यहां से हम लोग फिर क्या करें, रेडियस ऑफ गायरेशन ले लें। रेडियस ऑफ गायरेशन देखिए RXX तो बहुत आसानी से ले सकते हैं ना हम लोग, RXX ले लेते हैं पहले 1.96 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लूं 19.6 mm। लेकिन अब झमेला पैदा हो जाता है, देखिए यहां पर RYY के लिए, ठीक है, RYY के लिए अब देखिए ध्यान से SP6 में मैंने यहां पर JPG लगा दिया है। आप अपने पास जो SP6 है या स्टील टेबल उसको खोल करके ध्यान से देखिए, RXX तो आपको पता है, ठीक है, पेज नंबर 98 से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको जो है वो RYY निकालने के लिए पेज नंबर 99 में जाना पड़ेगा। और जब आप पेज नंबर 99 में जाइएगा, मैं यहां पर रेफर कर देता हूं, फ्रॉम SP6 पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 मैंने यूज किया है, पेज नंबर वो 98 था ना, तो ये हो जाएगा आपका 99। पेज नंबर 99 में देखिए कि RYY के लिए जो वैल्यूज दी हुई है उसके साथ में ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ढेर सारे जो है वो थिकनेस दिए हुए हैं। तो यानी आपको गसेट प्लेट का थिकनेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो सर्वभौम सत्य है कि गसेट प्लेट का हम लोग थिकनेस एज्यूम ऐसा करें जिससे हमारा काम बन जाए, ठीक है। आपको अपने साथ SP6 या स्टील टेबल जरूर रखना पड़ेगा। एज्यूम कर लेता हूं, मैं एज्यूम करता हूं क्या, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट कितना कर लूं भाई, 10 mm कर लेता हूं, ये सबसे आसान रहेगा। 10 mm यानी कि कितना, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर के अलावा वहां पर देखिए पेज नंबर 99 में ध्यान से देखिए RYY की वैल्यू गिवन है, जो गिवन है उसको लिख लेंगे 3.09, बहुत आसान हो गया। यही तो फायदा है ना स्टील टेबल का। तो ये इसको सेंटीमीटर में, ये तो सेंटीमीटर में है ना, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, mm में। वैसे पहले से मुझे पता था कि RXX ही मिनिमम होगा, लेकिन चूंकि दिखाना था आप लोगों को। ये देखिए 19.6 है RXX की वैल्यू, RYY की वैल्यू कितना है, 30.9 है, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, R मिनिमम इज इक्वल टू R ऑफ कौन सा हो जाएगा जी, XX हम लोगों ने लिया है ना, R ऑफ XX, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 19.6 mm हो गया, ठीक है। जब इतना आपको पता चल गया तो आप एक काम कर सकते हो, आप लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेमडा क्या है आपका, लेमडा है आपका स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो,
ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो लेमडा इक्वल टू आपको पता है केएल अपॉन आर मिनिमम होता है, लेकिन यहां पर एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि केएल आपको नहीं पता है यहां पर, ठीक है। जो हम लोग पहले यूज करते थे वो तो कॉलम के लिए यूज करते थे, स्टड के लिए केएल की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर केएल है ना, किसके केस के लिए भाई, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो स्टड के लिए बात कर रहे हैं, स्टड के लिए, ठीक है। केएल की वैल्यू आप चेक करिएगा कहां पर जाकर के, मैं बता देता हूं, जेपीजी लगा दूंगा। क्लॉज नंबर मैं रेफर कर रहा हूं इसको, क्लॉज नंबर 7.5.2.1 में जाइएगा, पेज नंबर 48, किसका भाई, IS 800 2007 की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर जाइएगा तो केएल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और इसमें से हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को ले लेना है। तो केएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.85 इंटू एल, हमको पहले से पता है के की वैल्यू कितनी दी हुई है वहां कोड में 0.85, और एल हम लोगों को पता ही है, एल कितना है हमारे पास 3,1,2,3,000। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2550 mm। देखिए केएल आपको निकल करके आ गया सामने, यानी कि अब आप इजीली यहां से लेमडा कैलकुलेट कर सकते हो ना, लेमडा कैलकुलेट कर सकते हो। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2550, जो कि केएल की वैल्यू है, और आर मिनिमम आपके पास कितना है 19.6 है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आएगा 130.1, जो कि लेस देन है, किससे लेस देन है, 180 से। और ये 180 का डेटा कहां से आया, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये क्या है, टेबल नंबर 3 पेज नंबर 20, इसमें IS 800 में लिखा हुआ है। यहीं से तो बात समझ में आती है, ये एक तरह का चेक लग गया, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये 180 से ज्यादा आ जाता ये डेटा, इसका मतलब है कि हमको सेक्शन को यहीं पर से रोक करके और फिर से रीडिजाइन करना पड़ता। ये हमेशा कंप्रेशन मेंबर के लिए 180 से कम आना चाहिए, ठीक है। यहां तक का आपने काम कर दिया। तो देखिए जैसे ही आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, अब हम लोग क्या करें कि हम लोग क्लास को क्लासिफाइड कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्लास को चेक कर लेते हैं कि क्लास हमारा जो है वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। कहां से, देखिए मैं बताता हूं, फ्रॉम टेबल नंबर 2 पेज नंबर आप 18 में देखिएगा, किसमें IS 800। अब तो हम लोग इतना सवाल कर चुके हैं ना कि मुझे लगता है कि बस लिख देने पर काम हो जाएगा, आप समझ जाओगे। यहां पे देखिए आप एंगल सेक्शन वाले पोर्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, कंडीशंस को सारे को एक साथ लिख देता हूं मैं, फिर आपको बताता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ, B/T शुड बी लेस देन 15.7 एप्सिलॉन। दूसरा कंडीशन लिखता है D/T शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15.7 एप्सिलॉन। और तीसरा है B+D डिवाइडेड बाई T लेस देन और इक्वल टू 25 एप्सिलॉन। ये किस लिए, ये हम लोग ये देख रहे हैं कि स्टील, जो हम लोगों ने स्टील टेबल या SP6 से AE की वैल्यू ली है, वो AE की वैल्यू हम लोग फर्दर आगे यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए इन सबको यहीं पर सॉल्व करके देख लेता हूं मैं। B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 65, T की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। क्यों, क्योंकि आपने जो सेक्शन चूज किया है वो कितना चूज किया है 65 इंटू 8 ना। यहां पर B और D तो आपका क्या है, बराबर ही है, तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं, बहुत आसानी से यहां पर काम बन जाएगा। यहां पर इसको सॉल्व कीजिए तो 18.12 होगा। अच्छा एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का मतलब होता है √250 डिवाइडेड बाई f(y). देखिए क्वेश्चन में f(y) के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आप अपने मन से एज्यूम कर लीजिए कि हमारा जो स्टील का ग्रेड है वो कितना है, वो ग्रेड है Fe 410 के लिए f(y) की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 न्यूटन पर mm² हो जाएगी। यानी एप्सिलॉन की वैल्यू यहां पर कितनी होगी 250 डिवाइड बाई 250, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1, ठीक है। कोई परेशानी की बात ही नहीं है यहां पर। अच्छा ये लेस देन है ना किससे, 15.7 एप्सिलॉन से, यानी देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। दूसरे कंडीशन पर आते हैं हम लोग, 65 डिवाइडेड बाई 8, इसको भी चेक कीजिए, सेम आ जाएगा अपने पास वैल्यू, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। 8.12 ये सेम आ जाएगा, जो कि किससे कम है 15.7 एप्सिलॉन से कम है। बहुत बढ़िया, ये भी देखिए ये भी जो है सेटिस्फाई हो गया। यहां पर ही परेशानी होता है, वैसे बहुत रेयर चांस होते हैं कि फंसेगा मामला। 65 + 65 डिवाइडेड बाई 8, 65/65 डिवाइडेड बाई 8 है ना, इसको चेक कर लो, ये कितना है 16.25, ये भी तो कम है किससे 25 एप्सिलॉन से। यानी तीनों के तीनों कंडीशन सारे के सारे सेटिस्फाई हो गए। हमको बस लिखना पड़ेगा, इसीलिए सेक्शन इज सेमी कॉम्पैक्टेड।
इसका मतलब क्या है कि जो आपने एई लिया है कहां से, स्टील टेबल या फिर SP6 से, वो आप अब फर्दर यूज कर सकते हो एज इट इज, ठीक है, ये आप कर सकते हो, इसीलिए ये स्टेप किया जाता है। अब देखिए ये काम हो गया, तो अब हम लोग थोड़ा स्ट्रेंथ को चेक कर ले, स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन क्या है, क्योंकि डिजाइन है ना, स्ट्रेंथ हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लोड हमको गिवन है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, तो स्ट्रेंथ को चेक करना हमको, स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन। देखिए लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल करके आई है, 130.1, ठीक है जी। उसके बाद देखिए एफ ऑफ वाई के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, 250 मेगा पास्कल लिख देता हूं, यानी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आपको कहां जाना होगा, देखिए जो हमारा सेक्शन है वो कैसा है, एंगल सेक्शन है। एंगल सेक्शन आपको पता है कि क्लास सी का होता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बकलिंग क्लास कौन सा होगा, एंगल सेक्शन के लिए, एंगल सेक्शन के लिए कोड में ही लिखा हुआ है ना, बकलिंग क्लास क्या होगा, सी होगा। जब बकलिंग क्लास सी है तो आपको जाना पड़ेगा टेबल नंबर 9C में आप चले जाइए, 9C जो कि कहां पर है, आपको पेज नंबर 42 में दिया हुआ है। यहां से आपको वैल्यूज निकालनी है, तो मैं क्या करूं, एक तरफ KL/R लिख देता हूं और दूसरी तरफ क्या करूं, मैं FCD लिख देता हूं, FCD लिख देता हूं। इस टेबल को भरना मैंने आपको सिखाया था, किस तरह से भरा जाएगा तो ज्यादा आरामदायक होगा, जाएगा तो ये थोड़ा आरामदायक होगा आपके लिए। तो आप क्या कीजिए, जो आपके पास गिवन वैल्यू है अभी लेमडा की, यानी 130.1। अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं 130.1 है, तो क्या इसको भी इंटरपोलेट करना जरूरी है? हाँ जरूरी है, बिल्कुल। 0.1 के डिफरेंस से भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। 130.1 है, यानी इससे पहले क्या होगा, 130 होगा, इसके नीचे क्या होगा, 140 होगा। इस टेबल से आपको बस वैल्यूज को पुट आउट करना है। 130 के अलॉन्ग जरा चेक कीजिएगा तो कितना होगा, 74.3 होगा, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। और नीचे वाली वैल्यू कितनी होगी, 66.2, ठीक है। आपको मैंने बताया था इसको x, y और इसको z मान लीजिए, इसको a, b और c मान लीजिए। और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बता दिया था कि y इज इक्वल टू x माइनस b माइनस a इंटू x माइनस z डिवाइडेड बाई c माइनस a। इस फॉर्मूले में रखिए, y की वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी जो कि FCD है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 74.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए जो लोग ये सोच रहे थे कि क्या चेंज होगा, तो देखिए वैल्यू तो चेंज हुई है ना। 130 के अलॉन्ग वैल्यू कितना है, 74.3 है, और हमारा कितना आया, 74.22 आया। तो थोड़े बहुत भी फर्क के लिए ऐसा ना हो कि हमारा डिजाइन फेल हो जाए, तो इसीलिए हमेशा क्या करना है, अपने को जो प्रॉपर मेथड है, जो प्रॉपर मैनर है, उसमें काम करना है। देखिए अब मेरे पास क्या काम बचा है, जब आपने FCD निकाल लिया तो अब आप यूज कीजिए क्लॉज नंबर, किसको यूज कीजिए, 7.1.2 को, जो कि आपको पेज नंबर 34 में दिख रहा होगा। यहां पर आपको क्या दिया गया है, इसमें दिया गया आपको कि PD इज इक्वल टू AE इंटू FCD। AE की वैल्यू आपको पता ही है क्योंकि आपने बता दिया सेमी कॉम्पैक्टेड है, तो जो आइस कोड में लिखा हुआ है आप इसको एज इट इज ले लीजिए। 1952 इंटू आपको FCD कितना आपने फाइंड आउट किया, 74.22, इतना आपने फाइंड आउट किया। इसको सॉल्व कीजिए तो यह आएगा 144,877 न्यूटन। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हम लोगों को चाहिए PD। इसको किस में ले लें हम लोग, किलो न्यूटन में, तो 144.8 किलो न्यूटन। और ये वैल्यू ज्यादा है किससे, ये वैल्यू ज्यादा है 135 किलो न्यूटन से, जो कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि डिजाइन लोड है। डिजाइन लोड से ज्यादा है आपका डिजाइन स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है, आपको बस एक स्टेटमेंट देना होगा, सो डिजाइन इज सेफ, ठीक है। सेक्शन कौन सा सेक्शन है भाई हमारे पास, स्टर्ट है ना, कौन सा, 2ISA 65 × 8, ठीक है। यहां MM लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था। देखिए कहने के लिए है कि डिजाइन का क्वेश्चन है किसका, स्टर्ट के लिए, लेकिन आपने एक्सियली लोडेड कॉलम बनाया तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको बस करना है कि अपने कोड में सारी चीजों को मार्क कीजिए। मैं बार बार जो कोड
यूज कर रहा हूं वो SP6 यूज कर रहा हूं, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होगा कि आप स्टील टेबल लेकर के जाइएगा अपने एग्जामिनेशन में, तो आप जो है वो सॉफ्ट कॉपी रख लीजिए SP6 की और एक स्टील टेबल जो है वो परचेज कर लीजिए, और फिर क्या कीजिए अपने स्टील टेबल में भी एक बार जाकर के देख लीजिए, आपको एज इट इज डेटा मिलेगा। स्टील टेबल में क्या होता है कि SP6 से ही सारे डेटा को उठा करके एक पतली सी बुक जैसी बनाई होती है। SP6 क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, इसमें अननेसेसरी डेटा भी बहुत सारा होता है जो यूज करना ही होता है अभी के लिए अपने पास। तो जो अभी के लिए इस सेमेस्टर तक के लिए अपने काम का चीज होगा वो आपको स्टील टेबल में मिल जाएगा, इसलिए आप स्टील टेबल अपने साथ रखिए और जरूर रखिए। आप क्या कीजिए, आप बहुत ध्यान से पढ़िए, अब जो है वो क्या कीजिए, कमर कस लीजिए, सीरियस हो जाइए पढ़ाई के प्रति, क्योंकि एग्जाम आपके आने वाले हैं। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा, एक एक चीजों को जो है वो बारीकी से देखिए। क्या कीजिए, अपने नोट्स को बनाते रहिए, रिवाइज भी करते रहिए, और क्या कीजिए कि चैनल को करिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, और क्या कीजिए इस पेंडेमिक में अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।